दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल टारगेट बोर्ड में। हम लोग इस वीडियो में सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के प्रैक्टिस सेट संख्या 1 को देखेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में आपको हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी यानी कि इतिहास, भूगोल और नागरिक ये तीनों विषयों से संबंधित क्वेश्चन आपको इस प्रैक्टिस सेट में देखने के लिए मिलेगा। और इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। वीवीआई ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है, सिर्फ वैसे क्वेश्चन ही आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको सारे प्रश्न का उत्तर वीडियो देखते देखते ही याद हो जाए। हम आपको बता दें कि यह जो क्लास है प्रैक्टिस सेट वाला, यह डेली शाम में 6:30 बजे आता है। 6:30 कहने का मतलब कि 6:30 पर डेली शाम में यह क्लास आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप डेली शाम में 6:30 बजे हमारे साथ जुड़ जाइएगा। आपको इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट पूर्ण रूप से कराया जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आप सभी को बारी बारी से एक एक प्रश्न का उत्तर बताते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन है फरवरी 1917, बी है नवंबर 1917, सी है अप्रैल 1917 और डी है जुलाई 1905। तो बताइए पहला का सही आंसर कौन सा होगा? बोल्शेविक क्रांति कितने ईस्वी में हुई थी? तो पहला का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, नवंबर 1917 में। बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुआ था। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हिंदू चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदू चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ऑप्शन ए है अंग्रेज, बी है फ्रांसीसी, सी है पुर्तगाली और डी है डच। तो दूसरा का सही आंसर इनमें से कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि हिंदू चीन पहुंचने वाले जो प्रथम व्यापारी थे वह सी नंबर ऑप्शन सही होगा कि पुर्तगाली थे। तो दूसरा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन ए है सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में, कि बी है अक्टूबर 1920 अहमदाबाद अधिवेशन में, कि सी है नवंबर 1920 फैजपुर अधिवेशन में, कि डी है दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में। तो बताइए तीसरा का सही आंसर इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो तीसरा का जो सही आंसर होगा कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ था। तो तीसरा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? ऑप्शन ए है 1923 गुरु गोलवलकर ने, कि बी है 1925 के.वी. हेडगेवार ने, सी है 1926 हितरंजन दास ने, कि डी है 1928 लालचंद ने। तो चौथा का सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में के.वी. हेडगेवार के द्वारा किया गया था। तो चौथा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए है 1838, बी है 1881, सी है 1918 और डी है 1932। तो पांचवा का सही आंसर निम्नलिखित में से कौन सा होगा कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो पांचवा का सही आंसर सी हो जाएगा 1918 ईस्वी में। तो ध्यान रखिएगा 5 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। छठा, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? ऑप्शन है उद्योगपति वर्ग, कि पूंजीपति वर्ग, कि श्रमिक वर्ग, कि मध्यम वर्ग। तो छठा का सही आंसर हो जाएगा मध्यम वर्ग जो था वह सबसे अधिक बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर करके सामने आया। तो छठा का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ऑप्शन ए है सूती मार्ग, बी है रेशम मार्ग, सी है उत्तरापथ और डी है दक्षिण पथ।
तो सातवां का सही आंसर इनमें से कौन सा हो जाएगा कि कौन से मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो सातवां का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, रेशम मार्ग से। तो ध्यान रखिएगा 7 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। ऑप्शन ए है साम्यवादी शासन प्रणाली, बी है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, सी है फांसीवादी नाजीवाद शासन और डी है पूंजीवादी शासन प्रणाली। तो 8वां का सही आंसर इनमें से कौन सा होगा। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में एक नई शासन प्रणाली का उदय हुआ जिसे फांसीवादी नाजीवाद शासन प्रणाली के नाम से जाना गया। तो 8 का यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल ली। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि वह कौन सा पत्र था जिससे रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल ली। ऑप्शन ए है हरिजन, बी है भारत मित्र, सी है अमृत बाजार पत्रिका और डी है हिंदुस्तान रिव्यू। तो 9वां का सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा वह पत्रिका का नाम था अमृत बाजार पत्रिका। तो 9 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की ही दी गई महान तंत्र देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। यह कथन किसका है कि मुद्रण ईश्वर की दी गई महान तंत्र देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। तो बताइए 10 का सही आंसर निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है मार्टिन लूथर, सी है पैगंबर मोहम्मद और डी है ईसा मसीह। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर। 10 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन ए है हरियाणा, बी है पंजाब, सी है बिहार और डी है उत्तराखंड। तो 11 का सही आंसर निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो 11 का जो सही आंसर होगा वह होगा कि सोपानी कृषि उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। तो 11 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। प्राणियों के शरीर में यानी कि मानव के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। ऑप्शन ए है 55%, बी है 60%, सी है 65% और डी है 70%। तो 12 का सही आंसर निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो 12 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा कि प्राणियों में 65% जल की मात्रा निहित होती है। तो 12 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन है 4 वर्गों में, बी है 3 वर्गों में, सी है 5 वर्गों में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो 13 का जो सही आंसर होगा वह बी नंबर होगा 3 वर्गों में। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 वर्गों में विभाजित या फिर वर्गीकृत किया गया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 14 नंबर। एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। ऑप्शन ए है 600 करोड़ हेक्टेयर में, बी है 400 करोड़ हेक्टेयर में, सी है 800 करोड़ हेक्टेयर में और डी है 500 करोड़ हेक्टेयर में। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो 14 का सही आंसर होगा बी नंबर 400 हेक्टेयर में। 1948 के अनुसार विश्व के 400 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। ऑप्शन है 5 किलोग्राम कि 10 किलोग्राम कि 15 किलोग्राम कि 20 किलोग्राम। तो 15 का सही आंसर बी हो जाएगा 10 किलोग्राम। 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग होता है।
तो 15 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा होता है। ठीक है, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार निम्नलिखित में से कौन है। सर्वोत्तम कहने का मतलब कि सबसे उच्च कोटि का जो कोयला होता है वह कौन सा है। ऑप्शन ए है एंथ्रासाइट, बी है पीट, सी है लिग्नाइट और डी है बिटुमिस। तो बताइए 16 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो 16 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जो एंथ्रासाइट है वह सबसे सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है। तो 16 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है। ऑप्शन ए है पेट्रो रसायन, बी है लौह इस्पात, सी है चीनी उद्योग और डी है चितरंजन लोकोमोटिव। तो 17 का सही आंसर निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा। तो 17 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जो चीनी उद्योग है उसे ही उपभोक्ता उद्योग कहा जाता है। तो 17 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन ए है 1986, बी है 1988, सी है 1989 और डी है 1985। तो बताना है कि 18 का सही आंसर निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन 1986 ईस्वी। मतलब भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन 1986 ईस्वी में हुआ था। तो 18 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है। ऑप्शन है धात्विक खनिज है कि अधात्विक है कि परमाणु है कि ईंधन है। तो 19 का सही आंसर इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा कि पाइराइट एक प्रकार का धात्विक खनिज है। तो 19 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितना है। तो आपको बताना है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितना है। टोटल आबादी आपसे नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ नगरीय आबादी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन ए है 20.5%, बी है 15.5%, सी है 10.5% और डी है 25.5%। तो निम्नलिखित 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 20 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 10.5%। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी 10.5% है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। निम्नलिखित व्यक्तियों में से यहाँ पर 4 व्यक्ति का आपको नाम दिया गया है। इन चारों व्यक्ति में से आपको बताना है कि कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। ऑप्शन ए है किंग मार्टिन लूथर, बी है महात्मा गांधी, सी है ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कार्लोस और डी है जेड गुड्डी। तो बताइए 21 का सही आंसर निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा। तो 21 का सही आंसर डी नंबर हो जाएगा जेड गुड्डी। जेड गुड्डी ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो 21 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है। ऑप्शन ए है एक दूसरे धर्म के श्रेष्ठ है, एक धर्म दूसरे धर्म के श्रेष्ठ है, बी है विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं, कि सी है एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, कि डी ऑप्शन है एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व अन्य सभी धर्मों पर कायम रखने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो 22 का सही आंसर इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। तो क्वेश्चन कह रहा था कि सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है। तो ऑप्शन हो जाएगा एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन है अमेरिका, बी है चीन,
सी है ग्रेट ब्रिटेन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 23 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? संघ सरकार का उदाहरण है। तो 23 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है। तो 23 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए है 1960 के दशक से, बी है 1970 के दशक से, सी है 1980 के दशक से, कि डी है 1990 के दशक से। तो बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो 24 का जो सही आंसर होगा वह बी नंबर 1970 के दशक से। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जो जन आक्रोश था वह 1970 के दशक से प्रारंभ हुआ। तो 24 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है पेड़ बचाने से, बी है आर्थिक शोषण की मुक्ति से, सी है शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से, कि डी है कांग्रेस पार्टी के विरोध से। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार से आगे भी हमारा सभी वीडियो आपके पास पहुंचते रहे। इसलिए आप नीचे लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। तो बताइए 25 का सही आंसर निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? बहुत आसान क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 25 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चिपको आंदोलन पेड़ बचाने से संबंधित है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया? क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया? ऑप्शन है बिहार, बी है उत्तर प्रदेश, सी है आंध्र प्रदेश और डी है तमिलनाडु। तो बताइए 26 का सही आंसर इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो 26 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? सर्वप्रथम किस देश में राजनीतिक दलों की नींव पड़ी? ऑप्शन ए है ग्रेट ब्रिटेन, बी है भारत, सी है फ्रांस और डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 27 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन। राजनीतिक दलों की जो नींव थी वह ग्रेट ब्रिटेन से ही शुरू हुआ था। हम आपको जितने सारे भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारे वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप एक भी क्वेश्चन को बिना मिस किए हुए देखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि गठबंधन की सरकार बनाने की महानतम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? गठबंधन की सरकार बनाने की मतलब एक से अधिक दल करके साथ जुड़ करके सरकार बनाने की जो संभावना रहती है वह किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? ऑप्शन है एक दलीय व्यवस्था में, कि द्विदलीय व्यवस्था में, कि बहुदलीय व्यवस्था में, कि इनमें से कोई नहीं। तो 28 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था में। मतलब कि गठबंधन की जो सरकार है वह बहुदलीय व्यवस्था के साथ बनाई जा सकती है। मतलब कि 1, 2 या 3, 4 मतलब कि एक से अधिक पार्टी एक साथ मिल करके गठबंधन की सरकार बनाते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय दल कहने का मतलब कि जो पूरे देश में जो दल होता है उसको राष्ट्रीय दल कहते हैं। जो कि पूरे देश में अपना कैंडिडेट को चुनाव लड़वाता है उसको राष्ट्रीय दल कहते हैं। लेकिन यहाँ कह रहा है कि कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। ऑप्शन ए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी है बहुजन समाज पार्टी, सी है लोक जनशक्ति पार्टी और डी है भारतीय जनता पार्टी। तो बताइए इनमें से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोक जनशक्ति पार्टी, जिसको शॉर्ट में लोजपा बोला जाता है। और राष्ट्रीय दल उसे कहते हैं जो पूरे देश में चुनाव लड़ती है, लेकिन जो लोजपा है वह पूरे देश में नहीं बल्कि सिर्फ बिहार में चुनाव लड़ती है, इसलिए लोजपा राष्ट्रीय दल नहीं है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से
किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? यहाँ पर 4 देश का नाम आपको दिया गया है, इसमें से बताना है कि इनमें कहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन है अमेरिका, बी है चीन, सी है भारत और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 30 का सही आंसर इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो 30 का सही आंसर हो जाएगा भारत, क्योंकि भारत में ही मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? यहाँ पर 4 राज्य का आपको नाम दिया गया है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा राज्य पिछड़ा राज्य है। ऑप्शन ए है पंजाब, बी है केरल, सी है बिहार और डी है दिल्ली। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि इनमें से पिछड़ा राज्य कौन सा है। तो 31 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बिहार है जो इनमें से पिछड़ा राज्य है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शेयर बाजार की नियामक संस्था है, शेयर बाजार की नियामक संस्था इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए है SIDBI, बी है SCBI, सी है RBI और डी है स्टॉक एक्सचेंज। तो बताइए 32 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 32 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। SEBI जो है वह शेयर बाजार की नियामक संस्था है। तो 32 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? ऑप्शन ए है व्यापारी, बी है रिश्तेदार, सी है व्यावसायिक बैंक और डी है महाजन। तो 33 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो क्वेश्चन नंबर 33 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो व्यावसायिक बैंक है वह संस्थागत वित्त का साधन है। तो 33 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? देखिए अक्सर यहाँ पर लड़के कंफ्यूज कर जाते हैं कि सिर्फ राजधानियों वो देख लेते हैं और जैसे ही यहाँ पर राजधानी देखते हैं वो बोल देते हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली, इसलिए बी नंबर ऑप्शन सही मार देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर पूछ रहा है कि वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो वित्तीय जो राजधानी है वह मुंबई को कहा जाता है। तो 34 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? यहाँ पर पूछ रहा है कि बीमारू राज्य नहीं है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ देख लीजिए कि बीमारू राज्य, बिहार आंसर सही मार दिए, नहीं, इनमें से कौन बीमारू राज्य नहीं पूछ रहा है कि नहीं है। ऑप्शन ए है बिहार, बी है मध्य प्रदेश, सी है कर्नाटक और डी है उड़ीसा। तो 35 का सही आंसर सी हो जाएगा कि जो कर्नाटक है वह बीमारू राज्य नहीं है। बाकी सभी लोग जानते होंगे कि अब बिहार उत्तम हो गया जो बीमारू राज्य के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 5 और डी है 4। तो 36 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो 36 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 5। वैश्वीकरण के मुख्य अंग 5 हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? 1986 में, कि बी ऑप्शन है 1980 में, कि सी है 1987 में, कि डी है 1988 में। तो बताइए 37 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण की जो घोषणा हुई वह 1986 ईस्वी में हुई। तो 37 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का होना आवश्यक है? मतलब कि जो स्वर्ण मतलब जो सोना का जो आभूषण होता है उसकी शुद्धता को जांचने के लिए हम लोग कौन से मानक चिन्ह को देखते हैं? ISI मार्क को देखते हैं, कि हॉल मार्क देखते हैं, कि एग मार्क देखते हैं, कि इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी लोग करीब करीब जानते होंगे कि सोना को जांच करने के लिए उस पर हॉल मार्क का निशान देखा जाता है, क्योंकि अक्सर सभी लोग बोलते हैं कि हॉल मार्क का सोना अच्छा होता है, इसलिए उस पर हॉल मार्क का निशान होना अति आवश्यक है। तो 38 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला नंबर है 39, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदी में जो हमेशा बाढ़ आते रहते हैं उसका प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन है जल की अधिकता, वर्षा की अधिकता, सी है नदी की तली में अवसाद का जमना और डी है इनमें से कोई नहीं।
अक्सर स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। सभी लोग सोच लेते हैं कि जब जल की अधिकता यानी कि जब जल बढ़ जाता है तो बाढ़ आ जाता है। यह क्वेश्चन सोच करके वह ए नंबर ऑप्शन को सही मार देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा कि नदी की तली में अवसाद का जमना, मतलब धीरे धीरे नदी में मिट्टी जम जाता है, बालू जम जाता है, कुछ अपशिष्ट पदार्थ जम जाते हैं, जिससे जो नदी का सतह है वह ऊपर उठ जाता है। इससे क्या होता है कि अगर थोड़ा भी पानी आता है तो बाढ़ की समस्या बन जाती है। इसलिए जो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है वह नदी की तली में अवसाद का जमना। तो 39 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि इसका सबसे लास्ट क्वेश्चन है, सबसे आखिरी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। मतलब जहां पर ज़्यादा भूकंप आते हैं जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र की भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन ए है अंडाकार, कि बी है त्रिभुजाकार, कि सी है चौकोर और डी है आयताकार। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति आयताकार होना चाहिए। तो 40 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, तो इसी के साथ आपका जो सारे क्वेश्चन थे वो समाप्त हो गए। हम आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, आप सारे क्वेश्चन को भली भांति समझ गए होंगे। अगर इसके अलावा किसी प्रकार का कोई भी आपको दिक्कत होता है तो आप नीचे कमेंट में हमें बता सकते हैं। और आप इसी तरह से डेली 6:30 बजे हमारे साथ जुड़ जाइएगा। आपको अलग अलग विषयों का प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिलेगा, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण मददगार साबित होगा। ठीक है, इसलिए आप डेली 6:30 बजे हमारे साथ जुड़ जाइएगा। और अब बहुत जल्द ही हम आप लोगों को क्वेश्चन बैंक भी कराने वाले हैं। प्रीवियस 8 या 10 साल का क्वेश्चन बैंक हम आपको कराएंगे। इसलिए आप सारे लोग हमारे चैनल पर निरंतर बने रहिएगा, ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन परीक्षा में न छूटे। तो चलिए, हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को बताइए। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्योंकि इस चैनल पर आपको क्वालिटी के साथ साथ विश्वास भी मिलता है। तो चलिए, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।